तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? कल का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स था ना। ठीक, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात में क्या करना चाहिए? अच्छा, एक आपको ना थोड़ा सा वो बताते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानते हैं हम लोग क्या? बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानते हैं? बाइनोमियल थ्योरम, एनीवन, एनी आइडिया क्या होता है? जानते हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक, मैं इसको लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है इसमें? क्या होता है? ए प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले तो 1 बाय 1 टर्म पे देखिएगा, है ना। ए पावर एन प्लस ए पावर 1, सॉरी एक्स पावर 1 एन सी 0 एन सी 1 और ए की पावर एन माइनस 1। मतलब ए की पावर बढ़ेगी और दूसरे की पावर सेम अमाउंट से घटती जाएगी, ठीक है। प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर ए की पावर एन माइनस 2 प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब ए की पावर एन माइनस 3 प्लस एन सी 4 एक्स की पावर 4 ए की पावर एन माइनस 4 अप टू डैश एन सी 4 था, एन सी एन एक्स की पावर एन और ए की पावर 0। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो बताइए। क्लियर है? हाँ लिखना है, इसको लिखना है। हो जाएगा, बताइएगा। हो गया, नोट हो गया फॉर्मूला? क्यों? नहीं, यहाँ पे एनसी 0 लिख लो, बोलिए एनसी 0 से चालू किए थे, यहाँ पे एनसी 0 से चालू किए थे, यहाँ पे एनसी एन पे खत्म करो, ठीक। क्या हो? यहाँ पे x की पावर 0 है ना, और समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे भी a का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए a को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो इस पूरे फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 प्लस एक्स की पावर m, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब a की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc 0
ठीक है। NC0, और आपको बता दूं NC0 का वैल्यू भी होता है 1, ठीक है। तो अब मैं चाहे या तो NC0 लिखूं या फिर 1 लिख दूं, ब्रैकेट में लिखना उसको, दो में से कोई एक टर्म यूज कर सकते हैं आप, है ना। इसके बाद क्या होगा, NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, है ना, प्लस NC3x क्यूब, ऐसे आगे चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, NCn x की पावर n। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? चलो यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक, कोई डाउट नहीं। हाँ, सेकंड स्टेप भी नोट करना, यही तो अपने काम का है। मैट्रिक्स में इसी का यूज करेंगे अपन लोग। ये वाला तो ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम है, मतलब बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, उसमें ए को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से। इसका यूज हम लोग अपने मैट्रिक्स में करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। चलो, ये बाइनोमियल थ्योरम नया चैप्टर नहीं है, मैट्रिक्स में ही एक पार्ट है ना। चले आगे। तो अगर मान लो एक अपन कंसीडरेशन लेते हैं, इफ a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर a डॉट b इक्वल टू b डॉट है तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इस अगर ये है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होगा ये कैसा खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी वर्क करती है तो ये फॉर्मूला ऐसा वर्क करेगा, क्योंकि बी ए इक्वल टू ए बी है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैट्रिक्स, यहां पे चाहे स्टार पॉइंट करके लिखिए भी, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज the sum of two matrices, one of them is identity matrix। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या है, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ देम विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें से एक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। For example, let's assume a equal to 1 0 1 0, sorry 1 0 1 1, ये है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मुझे ब्रेक डाउन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मुझे आइडेंटिटी चाहिए तो आइडेंटिटी 1 0 0 1, है ना, प्लस जो बचा कुछ है उसमें लिख दो 0 0 1 0, यही है। और ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, i प्लस बी,
क्लियर है? अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स ली है, अगर कोई और मैट्रिक्स होती तो, है ना? ठीक है, थोड़ी देर और रुकिए, 5 मिनट की क्लास के बाद क्या होगा कि हम लोग उसी पॉइंट में पहुंचेंगे जब कोई मैट्रिक्स डिफिकल्ट वाली होगी। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो समझते हैं। लेट्स से a इक्वल टू ये है ना? तो a पावर आपको 35 कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कर सकते हैं केस में। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज a पावर 35? एनीवन, एनी आइडिया? a पावर 35 क्या होगा, किसी कोई आइडिया है इसके बारे में? अब तक जो मैट्रिक्स में पढ़ा है, यू इंक्लूडिंग दिस बाइनोमियल, सारा कुछ सोचिए अपने दिमाग में और आंसर देने की कोशिश करिए कि a पावर 35 कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या वो सोच पा रहे हैं या स्किप करें? ये नोट कर लिया ऊपर वाला, ये स्टार पॉइंट और ये फॉर्मूला नोट कर लिया ना? कोई आइडिया लगा कैसे सॉल्व हो सकता है ये a पावर 35? चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं आई डॉट बी करूंगा तो बी डॉट आई इक्वल टू वापिस से बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो लिखा है मैंने, ये आई है, ये बी है, तो आई डॉट बी डॉट आई इक्वल टू बी होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो, यस नो, एनीवन? क्या डाउट? अच्छा ठीक, तो अभी मुझे क्या करना है, a पावर 35 कैलकुलेट करना है। तो a पावर 35 इक्वल टू क्या होगा, i प्लस बी का पावर 35, क्योंकि a क्या है, i प्लस बी, है ना? ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर इसको बाइनोमियल के हिसाब से एक्सपेंशन करेंगे क्या आएगा, i का पावर 35 प्लस, यही आएगा ना? (35c1) और i का पावर 34 b का पावर 1, है ना? प्लस 35c2 i का पावर 33 और b का स्क्वायर, अप टू 35c 35 i का पावर 0 b का पावर 35। यहाँ से बेस्ट एक्सपेंशन ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? इस एक्सपेंशन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।
इसको नोट कर लीजिए। हो गया। नीचे वाला लिख लेते हैं। हाँ अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आई पावर एम इक्वल टू अगेन आई होता है। यस नो, आई पावर एम इक्वल टू वापस आई होगा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी करो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, आई प्लस 35C1, ये कैसे खुलता है फैक्टोरियल आप लोग को आइडिया हो, एन सी आर इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होता है। तो 35C1 है, 35C1 फैक्टोरियल 35 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन में इंटू में आएगा फैक्टोरियल 34। तो फैक्टोरियल खुलता कैसे है, फैक्टोरियल अगर 3 है तो ये कैसा खुलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 34 मतलब कि 34 से लेके 1 तक, 35 में 35 से लेके 1 तक, तो 34 जो है वो 34 तक की टर्म्स कैंसिल कर देगा। तो 35C1 में क्या बचा, 35 यही, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या 35। अब आई का पावर 34 1 हो गया, मतलब वापस आई हो गया, और आई इंटू बी करूंगा तो वापस बी आ जाएगा। आई का पावर 34 आई हो गया, और बी का पावर 1 यानी कि बी, तो 35 बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब मैट्रिक्स बी जो था मेरा वो क्या था, 0 0 1 0, यही था है ना। और आप अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, यानी बी स्क्वायर 0 होता है। तो जब बी स्क्वायर 0 होगा तो बी क्यूब और उसके बाद वाली सारी टर्म्स 0 होंगी, तो मुझे वो टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये वाली टर्म्स ही 0 हो जाएंगी ना, जब यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगा, बी स्क्वायर 0 होगा तो ये नल मैट्रिक्स होगा, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो मैं उसको क्यों ही लिखूं, मेरे यूज का है नहीं। क्लियर है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन 35 इंटू 0 0 1 0, ये हो जाएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 1 0 35 1, यही आया। तो ये आपका क्या आ गया, a पावर 35। ठीक है, नाउ आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने वहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों पढ़ा था, है ना। आगे चले, इसको मिटा देना। ठीक है, बाकी लोगों को जरूर बताइए।
ओके अब एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। 2 नहीं सॉरी, अच्छा तो लिख लीजिए 2 4 6 0 0 0 3 2 1। ये एक मैट्रिक्स मान लीजिए कोई सा, है ना, ये कोई एक मैट्रिक्स है। इसको अब मुझे कैसे लिखना है, ब्रेक करना है। अब मैं मान लो यहाँ पे पूछा कौन से 2026 में देंगे ना एग्जाम, तो a पावर 2026 कितना होगा ये बताओ। चलो ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले इसको नॉर्मल उसमें ब्रेक करना है। तो a इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, पहले तो आइडेंटिटी लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देख लो बाकी क्या क्या बचता है, उसको रिमेनिंग उसमें डाल दो, है ना। प्लस यहाँ पे 1 बचना चाहिए, 1 यहाँ पे आना चाहिए, 4 4 यहाँ पे आना चाहिए, 6 तो 6 यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बचना चाहिए, 2 यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, और इधर 0 0 1 सॉरी ये भी 0 होगा, हाँ 0। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपका फिर से अगेन वो 0 और b में आ गया, सॉरी i और b में के फॉर्म में आ गया ना, i प्लस b। यहाँ तक क्लियर है। अब उसको नॉर्मल आप उससे सॉल्व कर लीजिए, जो बाइनोमियल आपने थोड़ी देर पहले देखा था, बाइनोमियल को अप्लाई करिए, सॉल्व करिए, सिंपल। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप घर से करके आइएगा, शाम क्लास में जब भी आएंगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चले आगे। अब कुछ थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं अपन। इसको मिटा देना। अब हेडिंग में लिखिए सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग को पढ़ाया था क्लास में ना। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A ट्रांसपोज इक्वल टू A, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, वेरी गुड, सही है, याद तो करके आए हैं आप लोग। चलिए, तो इसमें पहला थ्योरम लिखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix can be expressed as, every square matrix can be expressed as, every square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? देखिए ए इक्वल टू क्या है, एन क्रॉस एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा प्लस कर दीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज को आपस में जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस ए और ए ट्रांसपोज को आपस में घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो ये फॉर्म आएगा ये इससे बनेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे बनेगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे तो फिर आपको बन जाएगा ए। ठीक है, क्लियर है वाला? ठीक है, हाँ लिख लीजिए, अगर लिख लें तो फिर एक एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2 4 6 3 7 9 -1 -1 6। ये क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो ब्रेक करके लिखिए और चेक करिए कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो सही है कि नहीं। वेरीफाई द थ्योरम ऑन दिस क्वेश्चन, वेरीफाई द थ्योरम ऑन दिस मैट्रिक्स। जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उस पर आप अपना थ्योरम जो आपने लिखा है वो वेरीफाई करा के देखिए, हो जाए तो मुझे बताइए।
हो गया। चलो 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट इंतजार करता हूँ। सेम है ना, ठीक। तो ये जो अभी थ्योरम लिखना है वेरीफाइड हो गया है ना, तो आंसर आपका सेम आ गया ना, ये थ्योरम वेरीफाइड है। सूर्य तुम्हारा हो गया ना, चलिए अब दूसरा थ्योरम लिखते हैं, दूसरा थ्योरम लिखते हैं। if a dot b equal to a and b dot a equal to b, if a dot b equal to a and b dot a equal to a, then a and b are called idempotent matrix, idempotent matrix, ठीक है। क्या होता है idempotent matrix, कल आप लोग को बताया था, डेफिनेशन लिखा था, बताइए। a स्क्वायर इक्वल टू a, वेरी गुड। तो idempotent matrix का निशानी क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है। तो a डॉट b इक्वल टू a है और b डॉट a इक्वल टू b है, तो a और b जो होगा वो क्या होगा, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखा है, a स्क्वायर a इंटू a, यही होना चाहिए, इक्वल टू a होना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखिए a का वैल्यू क्या है, a डॉट b, a का वैल्यू क्या है, a डॉट b, है ना, यही ना है, क्यों। a और b आइडेंपोटेंट है ना, तो a डॉट b इक्वल टू a, ये होना चाहिए। अगर ये भी प्रूफ कर दोगे तो भी वो प्रूफ हो जाएगा ना, आइडेंपोटेंट है। लोगों देख कैसे कैसे होगा, दिखा देते हैं। b का वैल्यू कितना है, b डॉट a, तो इसको रखो b डॉट a इक्वल टू a, है ना। अब a b को सॉल्व करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, a, ये वाला, तो a डॉट a दैट इज इक्वल टू a, a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a, सॉल्व हो गया ना।
एक को लेके चले थे, दूसरा वाला प्रूफ हो गया है। अब सेम मॉडल इसके लिए भी हो सकता है, बी डॉट ए इक्वल टू बी, है ना। तो इसमें किसका वैल्यू रखें, ए का वैल्यू रखें। ए का वैल्यू कितना है, ए बी, तो बी ए बी इक्वल टू बी। और इसको देखो बी ए क्या होता है, बी होता है, बी डॉट बी इक्वल टू बी, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ए भी आइडेंटिपोटेंट है और बी भी आइडेंटिपोटेंट है, दोनों आइडेंटिपोटेंट प्रूफ हो गए। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को डाउट? इसको चाहे तो लिख लीजिए आप लोग। ठीक, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, स्टूडेंट तुम्हारा हो गया ना? नेक्स्ट स्टार्टिंग एक मिनट, उसके बाद दो स्टार पॉइंट लिखिए। पहला स्टार पॉइंट लिखिए, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो, इज जीरो। द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स जो है, कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे मान लो मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स ए है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, अच्छा ये n क्रॉस n, इसका डिटर्मिनेंट a इक्वल टू अगर जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जो अपन स्टार पॉइंट लिखा था वो यही था। इस टेबल को भी लिख लीजिए साथ साथ एक्सप्लेनेशन के लिए। नॉन जीरो इज नॉन जीरो। सेकंड स्टार पॉइंट में लिखिए, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो। ठीक है, इसके बाद एक और स्टार पॉइंट लिखिए, लिखिएगा द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कल क्या बताया था, मतलब कल नहीं, उसके पहले जब भी बताया होगा, वेरी गुड, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, तो या तो आपके पास दो तरीके हैं, उसका ट्रांसपोज करके जस्ट कर, तो आपके पास कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए दो तरीके हो गए, या तो उसका ट्रांसपोज ले लो और उसका प्रोडक्ट निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा
उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, या तो +1 या -1 होना चाहिए। तो में से कोई एक अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो तो आपको पता चल जाएगा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इसमें लिखिए जो स्टार पॉइंट थर्ड वाला था उसमें लिख लीजिए द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is equal to +-1, is equal to +-1, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, आगे चले। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप लोगों को एग्जांपल याद है? यूनिटरी मैट्रिक्स फॉर्म, एनीवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल याद है? यूनिटरी मैट्रिक्स छोड़ बताइए। -1 0 0 और 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए क्या कैसे ओपन होगा? -1 0 0 1, ये माइनस ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कराए तो क्या आया? -1, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कराए तो 0, -1 -0 इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखिए डिटर्मिनेंट ए जो आया है वो इक्वल टू कितना है? -1। जो आपने थर्ड वाला स्टार पॉइंट लिखा है वो सही है ना? और कोई डाउट एनीवन? लिखा नहीं था, सॉरी यार। लिख लीजिए इसको। और कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल याद हो तो बताइए, एक बार उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। याद है किसी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल? बताइए। 1 0 0 0 दो 0 के बाद cos थीटा sin थीटा बोल रहे हैं यहाँ पे। cos थीटा, ये ऊपर वाला लिख लिया ना? बताइए। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ ना, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 के साथ में जो आएगा वो क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए जिससे ओपन करते हैं वो रो और वो कॉलम छोड़ देते हैं, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये माइनस और माइनस और प्लस, यानी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो ये दोनों माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, तो क्या हो गया? 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। देखिए +1 आ गया, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ से भी प्रूफ हो गया। ठीक है, आपके पास ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के दो तरीके हो गए, या तो आप ट्रांसपोज निकालिए और डॉट प्रोडक्ट करा के आइडेंटिटी लाइए, या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट करके ए डॉट ए ट्रांसपोज जो है आप आइडेंटिटी लाइए, या फिर क्या करिए
डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लीजिए, +1 या -1 ले आइए। तो में से जो तरीका आपको इजी लगे उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं, एनी डाउट? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in a particular matrix, number of non-zero rows in a particular matrix is equal to rank of the matrix, rank of the matrix। यहाँ तक क्लियर है? किसी कुछ छूटा हो बताओ। ठीक, तो मान लीजिए कोई A इक्वल टू मैट्रिक्स लिखा है 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसका रैंक कितना होगा? 2। वेरी गुड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R ऑफ A इक्वल टू 2 या फिर रो ऑफ A इक्वल टू। रैंक को लिखने के लिए दोनों तरीके हैं, दिस और दिस, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। बस याद दोनों रखिएगा, एग्जाम में कोई भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? अभी तो ये इजी फॉर्मेट में लिखा हुआ था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बट ऑलवेज ऐसा लिखा होगा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या होगा ना, जब भी हमको रैंक फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ना अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब कोई मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखा है इसका मतलब क्या होगा? बताइए आपको, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हैं ना? क्या बताया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? मतलब डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 रहेंगे, है ना? तो A11 A12 A13, अब ये 0 होना चाहिए, A22 A23 ये दोनों 0 होना चाहिए, और A32 ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको जब भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताना होगा तो आप लोग क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन आपके पास जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी वो आपका क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये मान लीजिए ये वाला वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 ही है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं होता है तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है ना? तो आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स में 3 ही हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो ठीक है, ये इस बार ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ अगर मान लीजिए अपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश की और आपके पास ये वैल्यू भी 0 हो गई, A33 भी 0 हो गया, ठीक है, तो इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2। R ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2।
क्योंकि आपके पास नॉन जीरो रोज दो ही बची हुई है ना। अरे तो नॉन जीरो रो देख लो ना, तो एक टर्म जीरो थोड़ी ना, पूरी रो जीरो होनी चाहिए ना। पूरी रो में अगर एक भी नंबर लिखा हुआ तो वो तो नंबर रो में लगेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आपने कोशिश की अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखने की, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आप ले दिया है, बट यहाँ पे एक नंबर रह गया, जीरो नहीं हुआ, तो क्या होगा इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 से चेंज होकर 3 हो जाएगा। नाउ यू एनी डाउट? एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन होती है। तो अपन कहाँ थे? एग्जांपल सॉल्व करना था ना। चलिए देखते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एग्जांपल लिखना है आपको। लिखिए A इक्वल टू 2 4 6 है ना, 6 8 12 और यहाँ पे लिखिएगा 3 7 0। ठीक है, ये होगा। अब इस पे अपन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और उसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो रोज हैं उनको अपन जीरो करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या कि R2 इंडिकेट्स सॉरी यहाँ पे 4 8 12 लिखे तब हो पाएगा, नहीं तो 4 8 12 ये क्वेश्चन चेंज कीजिए। R2 इंडिकेट्स R2 माइनस 2 R1, ठीक है, ये रो 2 है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, है ना। तो R2 क्या दर्शा रहा है? R2 माइनस 2 R1, है ना। तो आपका R1 एज इट इज रहा 2 4 6, बस R2 चेंज हो जाएगा। R2 क्या करता है? R2 माइनस 2 R1, R2 मैं मतलब 4 लिखा था, 4 माइनस 2 इंटू R1 यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 0 हो गया, है ना। फिर 8 माइनस 4 सॉरी 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, ये 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 7 0 ये एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, है ना। अच्छा, अब आपको और लगता है क्या अपन और कहीं पे 0 कर सकते हैं? कहीं पे ऐसा लग रहा है कि 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा क्या? 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आई? 2। अच्छा सॉरी इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। C1 एक्सचेंज C3, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 0 0 4 0 7 और 2 0 3, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? R2
इज रिप्लेस बाय R3। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 642,073 और 0,0,3। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी भी आपके पास आंसर सेम है, ठीक है। बट जहां तक मुझे ध्यान है एलिमेंट्री ऑपरेशंस में ना अपन इंटरचेंज नहीं करते हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप, अपर ट्रायंगुलर नहीं बनेगी। बट आप ये अभी तो एक मन से एग्जांपल लिख दिया था, बट ये ध्यान रखिएगा जो भी आपको क्वेश्चन पेपर गिवन रहेगा ना वो प्रॉपर डाटा के अनुसार रहेगा। तो वहां पे आप यही ट्राई करिएगा कि अपर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी है मतलब ये परफॉर्म करते हैं नहीं परफॉर्म करते हैं, इसको थोड़ा सा डायलेमा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। एक बार इसको चेक कर लेंगे अपन, है ना, मैं बाद में बता दूंगा। थोड़ा सा इसमें कुछ है कंफ्यूजन। बाकी डिटर्मिनेंट में तो करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं, ये वाला इंटरचेंज की नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं है अभी। मैं एक बार बुक में आपको देख के कंफर्म कर दूंगा। बाकी डिटर्मिनेंट में करते हैं ये वाला इंटरचेंज। डिटर्मिनेंट के लिए ये कोई इशू नहीं होता। हालांकि रैंक के एक दो मेथड्स और हैं, ओपन थोड़ा डिटर्मिनेंट वाला जब चैप्टर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी जो है वो आंसर सही है आपका, है ना। अगर मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर में नहीं ला पा रहे हैं, यहीं पे आप नॉन जीरो ढूंढ लेते हैं, तो जो है रोज नॉन जीरो है, बाकी किसी को जीरो नहीं किया जा सकता है एनी हाउ, तो आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, ठीक है। तो ही सही आंसर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन एनी डाउट? नहीं, ट्राई करके देख लीजिए, बहुत सारे जीरोस नहीं आ सकते। हाँ, मैंने बोला है, बट आप किसी भी मैट्रिक्स जो भी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, उसमें भी आपको सर्टेन पॉइंट तक वो सॉल्व होगा और उसके बाद वो सॉल्व नहीं होगा, फिर आपको फ्रैक्शंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रैक्शंस लेके सॉल्व करेंगे ना, तब आप सारे रोज सारे कॉलम जीरो कर पाएंगे। फ्रैक्शंस में भी ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे डिजिट्स जो लिखी रहती है ना, वो ऐसा 3, 7 और 12 लिखा रहेगा, या 3, 7, 24 लिखा रहेगा। तो तीनों का आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी से प्लस या माइनस करके जीरो कर पाए, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता, है ना। वहां पे फ्रैक्शंस का यूज अलाउ नहीं होता। जी, आपको ट्राई यही करना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने और देन हम उसका रैंक का आंसर करें, है ना। अदरवाइज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, अगर सिंपल मैट्रिक्स दिया है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक मेथड और है रैंक निकालने का, वो हम थोड़ा डिटर्मिनेंट वगैरह डिस्कस कर लें, थोड़ा और मैच्योरिटी आ जाए देन डिस्कस करें। अभी यहाँ पर कोई डाउट नहीं पूछे, क्या डाउट है? नहीं, अपन देखिए उसमें क्या है, आपका क्वेश्चन सही है कि नॉर्मल मैट्रिक्स को देख के आंसर नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल मैट्रिक्स को देख के आंसर किस लिए नहीं करेंगे अपन? पहले उसमें अपन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फाइंड करने की कोशिश करें। देखिए इस मैट्रिक्स में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही है आपको, सिमिलैरिटी दिख रही है ना। तो जहां पे आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी या कुछ ऐसा हो लग रहा होगा कि ये जो है ये चीजें कॉमन है और इनको जीरो किया जा सकता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, यानी कि क्या R1 इंडिकेट्स समथिंग, है ना, R2 इंडिकेट समथिंग, R3 इंडिकेट समथिंग, और या फिर R1 इक्वल टू R2 प्लस 3R1 ऐसा कुछ करके इन लोग को जीरो किया जा सकता है। मतलब कुछ सिमिलरिटीज शो हो रही हो आपको उस क्वेश्चन को देख के, देन आप नॉर्मल उसमें आंसर नहीं करेंगे। अगर कोई सिमिलरिटी नहीं है,
देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन, आप एक दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के चेक भी कर रहे हैं बट आपको कोई सिमिलैरिटी नहीं शो हो रही, देन यू कैन आंसर कि हाँ जो भी है वही रैंक है, 1 2 3 जो भी आपको दिया होगा वो रैंक हो सकता है, ठीक है। बट हाँ सिमिलैरिटी अगर शो हो रही है इन बिटवीन, आपको कोई रिलेशन दिख रहा है उसमें, मतलब सिमिलैरिटी मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही वाला है कि मतलब कोई डबल है, ऐसा और भी कुछ रिलेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना R1 इंडिकेट्स R2 + 3R1, ऐसा भी कुछ रिलेशन हो सकता है कि किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पे उस रो को जोड़ने पे, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सब में माइनस साइन लगा देता हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे सब में माइनस साइन लगा दिया और अब यहाँ पे क्या होगा, R2 इंडिकेट्स R2 + 2R1, ये होगा ना, पहले माइनस था अब यहाँ पे प्लस हो गया, है ना, अभी भी सिमिलैरिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े एलिमेंट्री ऑपरेशन, देन आपको वो शो हो, डायरेक्ट आंसर शो नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डाउट किसी से पूछे? आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर अभी की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, शाम को डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट और बाकी वाले जो टॉपिक्स बचे हुए, ये ऑलमोस्ट आपका डिटरमिनेंट, फिर इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, हाँ ये खत्म होने की कगार पे है चैप्टर, एक आध दो क्लास और लगेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स आपका फिनिश होने वाला है।